गाइस, माय नेम इज़ पूजा। कैसे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आई होप, और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं वो तो और भी। अब देखते हैं प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड कैन क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। यानी कि पिगमेंट के बेस पे हम प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो है आपका पहला ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस प्लास्टिड के बारे में बताता है। क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कलरफुल होता है, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट जो लास्ट बना है आपका, जो कि ग्रीन होता है। तो 3 तरह के प्लास्टिड के बारे में हम पढ़ते हैं। वो पहला आपका ल्यूकोप्लास्ट यानी कि कलरलेस प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन आपका प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, और क्लोरो आपका इंडिकेट करता है किसके? ग्रीन की तरफ। तो तीनों के नेम से ही इंडिकेट हो जाता है कि ये किस तरीके के प्लास्टिड हैं। बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। डिस्कस करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। वैसे ही अब हम डिस्कस करें किसके? क्रोमोप्लास्ट के बारे में। मैंने बताया कलर्ड प्लास्टिड, यानी कि इसमें जो ये जो प्लास्टिड होते हैं वो कलरफुल होते हैं। ओके, तो ये कैसा प्लास्टिड हो? ल्यूको मतलब बनाया मैंने आपको बताया कि वो कलरलेस होता है, यानी कि उसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से उसमें क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है। वो एक स्टोर करने वाले प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कैसा है? पिगमेंटेड प्लास्टिड है। कैसा प्लास्टिड है? पिगमेंटेड प्लास्टिड मोस्टली कंटेन कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स को आप बहुत अच्छे से इसके बारे में भी जानते होंगे आई होप। कैरोटीनॉइड्स को कलरफुल प्लास्टिड के रूप में भी जानते हैं। तो मोस्टली कंटेन कैरोटीनॉइड्स। जो इसके कलर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ज़्यादातर कैरोटीनॉइड के प्रेजेंस की वजह से होते हैं। मे बी ये कैसा हो सकता है? येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ठीक। तो जो रेड कलर होता है टोमेटो में, वो किसके वजह से होता है? क्या रीजन होता है? ड्यू टू कैरोटीनॉइड लाइकोपीन। जो टमाटर में जो लाल रंग आप देखते हैं वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से, जो कि एक क्या है? कैरोटीनॉइड है। कैरेट्स आर वेरी रिच इन कैरेटिन, ठीक। वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ठीक। जो कैरेट्स में जो वो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर वो देता है कैरेट, वो किसकी वजह से? कैरेटिन की वजह से, जो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोस्टली फाउंड इन पेटल्स, फ्रूट्स एंड रूट्स। यानी कि ऐसे पार्ट्स में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, किसमें? पेटल्स में, फ्रूट्स में एंड रूट में। अब इस ये पेटल्स, फ्रूट्स एंड रूट में जो कलर पाए जाते हैं उसका भी एक अपना रीजन होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट एंथोसाइनिन इन वैक्यूल ऑफ द सेल, द कलर ऑफ फ्लावर्स बिकम वेरी अट्रैक्टिव। अब फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाने का नेचर का जो रीजन था वो ये था, ये क्योंकि ये टेक पार्ट किसमें करते हैं? पॉलिनेशन में, ठीक है। और जो उसके बीज होते हैं उसके डिस्पर्सल में, ठीक। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट एंथोसाइनिन, कौन सा पिगमेंट? एंथोसाइनिन पिगमेंट, ये किसमें प्रेजेंट होता है? वैक्यूल में। सेल के वैक्यूल में ये पाया जाता है। ये कलर इम्पार्ट करता है, फ्लावर को कलर देता है, अट्रैक्टिव कलर देता है। और ये कलर कहाँ से आपको प्राप्त होता है? ये क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो किससे बनते हैं? मैंने कहा था प्रिकर्सर से बनते हैं, ठीक, जिसको हम प्रोप्लास्टिड कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो किससे बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। आगे चलकर क्लोरोप्लास्ट ही क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट अट्रैक्टिव, इसका जो कलर, ये अट्रैक्टिव कलर किस वजह से होते हैं? किस लिए नेचर ने इसको ऐसा बनाया है? दे इम्पार्ट ब्राइट कलर टू फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, जैसे ताकि इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और इंसेक्ट के थ्रू ही पॉलिनेशन होते हैं। कुछ एनिमल्स के थ्रू फ्रूट का जो है कि उसमें जो बीज पाए जाते हैं उसका डिस्पर्सल होता है, ठीक। तो ये इस कलर काफ़ी अट्रैक्टिव कलर होने के पीछे जो कारण है वो क्या है? क्योंकि ये टेक पार्ट करते हैं पॉलिनेशन में एंड सीड डिस्पर्सल में, ठीक।
तो आई होप क्रोमोप्लास्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इन डिटेल। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट का, जो कि मैंने आपको बताया। फियोप्लास्ट जो कि ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, रोडोप्लास्ट रेड एल्गी में पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स, मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और कुछ प्रोटिस्टन्स में पाए जाते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। और किसके फॉर्म में होते हैं? क्रोमेटोफोर्स के फॉर्म में। उसमें प्लास्टिड यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसके रूप में प्रेजेंट होता है? क्रोमेटोफोर के रूप में। कहाँ पे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। Here we will discuss about the क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन प्लास्टिड। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये तीनों प्लास्टिड है आपके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये तीनों प्लास्टिड इंटरचेंजेबल है। यानी कि ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है, ये फिर इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें, यानी कि इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे में ये बदलते रहते हैं। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये तीनों ही प्लास्टिड जो क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ग्रीन प्लास्टिड, मोस्ट कॉमन ऑफ द प्लास्टिड्स आर, क्या है वो? क्लोरोप्लास्ट हैं। विथ ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। वाई ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? क्योंकि ये बहुत ही, इनका जो फंक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स वाई। वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं हम। टेक पार्ट, वाई टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे, क्यों इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं। सो प्रोड्यूस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, इट इज टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेक पार्ट करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होता है। सो प्रोड्यूस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो केमिकल एनर्जी बनती है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है। सो फाउंड इन अ लीव्स मीसोफिल सेल, लीव्स के मीसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। स्टेम में पाए जाते हैं, स्टेम के क्लोरेनकाइमा सेल्स में पाए जाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है, स्टेम में होती है। ठीक। क्लोरोप्लास्ट सो पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में बहुत सारे फॉर्म होना। ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट भी ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके कई सारे फॉर्म्स पाए जाते हैं, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 20 माइक्रोन मीटर लॉन्ग एंड 2 to 4 माइक्रोन मीटर इन विड्थ, यानी कि लंबाई इसकी कितनी होती है? 5 to 20, एंड विड्थ कैसी होती है? 2 to 4 माइक्रोन मीटर। क्लोरोप्लास्ट इज बाउंड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दोनों ही डबल यूनिट मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं। द क्लोरोप्लास्ट हैज अ 3 पार्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका एनवलप, सेकेंड है स्ट्रोमा एंड थर्ड है लैमेलर सिस्टम। मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। वो कैसे? जो एल्गी होते हैं उसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। कैसे? जो क्लेरेला एल्गी होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड में होता है। वचेरिया में आपका डिस्क्वाइडल होता है। ओडोगोनियम में रेटिकुलेट होता है। स्पायरोगायरा में स्पाइरल होता है। जिग्नेमा स्टार शेप्ड होता है एंड यूलोथ्रिक्स में ग्रिडल शेप्ड होता है। ये सारे ही शेप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कप शेप्ड किस में पाया जाता है, डिस्क्वाइडल किस में पाया जाता है, रेटिकुलेट किस में पाया जाता है, स्पाइरल किस में पाया जाता है, स्टार शेप्ड किस में पाया जाता है एंड ग्रिडल शेप्ड किस में पाया जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है
वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। वो कैसे शो करता है वो आपने देख लिया और समझ लिया कि जो एल्गी होते हैं उसमें जो डिफरेंट शेप वाले आपकी क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दैट्स वाई ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। अभी डाइमॉर्फिज्म भी शो करता है, वो कैसे देख लेते हैं। मेसोफिल सेल में ये ग्रैनुलर और स्मॉल होता है, और बंडल सीड सेल में ये कैसे होते हैं, ए ग्रैनुलर एंड लार्ज होते हैं। ठीक है, डाइमॉर्फिज्म शो करता है कैसे, मेसोफिल सेल में ये ग्रैनुलर और स्मॉल होते हैं, बंडल सीड सेल में ये क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, ए ग्रैनुलर एंड लार्ज होते हैं। अब बात करते हैं इसके एनवेलप के बारे में, यानी कि इनकी मेम्ब्रेन के बारे में और स्ट्रोमा के बारे में। तो एनवेलप कैसा होता है इसका, मेडअप ऑफ टू लाइपोप्रोटीनेसियस यूनिट मेम्ब्रेन दैट इज 19 to 100 एंगस्ट्रॉम थिकनेस जिसकी होती है। द स्पेस बिटवीन देम इज नोन एज पेरीप्लास्टिडल स्पेस, यानी कि यहाँ मैं स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ करूँ नीचे। यस, यस। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें ये आपका है, सॉरी, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, पेरीप्लास्टिडल स्पेस। पेरीप्लास्टिडल स्पेस, ठीक है। और ये है आपका डीएनए, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा होता है, सेमी ऑटोनॉमस। ये ऑस्मो फिलिक ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं इसमें, एंड राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। ये हैं आपके राइबोसोम्स, ठीक है। तो जो और इस जो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जो कैविटी थी उसको हम क्या कह रहे थे, मैट्रिक्स कह रहे थे, और यहाँ के केस में हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। ठीक, क्या है, स्ट्रोमा है। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या था, मैट्रिक्स था, और यहाँ के केस में क्या है, स्ट्रोमा हम कहते हैं।
तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, 2 यूनिट मेम्ब्रेन है इसमें, आउटर एंड इनर, दोनों के बीच की स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कह रहे हैं। और ये स्पेस जो है वो 100 to 300 एंगस्ट्रॉन इसकी थिकनेस होती है, जबकि जो यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं वो लगभग 100 एंगस्ट्रॉन इसकी थिकनेस होती है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये फ्रीली परमेबल होता है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया विच इज रिच इन लिपिड, यानी कि लिपिड की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। और इनर यूनिट मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, यानी कि ये कुछ चीज़ों के लिए परमेबल होता है और इसमें प्रोटीन बहुत ही रिच में होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड रिच होता है, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन रिच होता है। इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन आपका फ्रीली परमेबल होता है। ठीक, ये हो गया क्या आपका इन्वेलप। जो इन्वेलप है वो 2 यूनिट मेम्ब्रेन से बना होता है, आउटर एंड इनर, जो कि 90 to 100 एंगस्ट्रॉन की थिकनेस इसकी होती है। और जो दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीप्लास्टिडल स्पेस। और ये इसकी थिकनेस कैसी होती है, 100 to 300 एंगस्ट्रॉन। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल है, रिच इन लिपिड। इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, रिच इन प्रोटीन। अब बात करते हैं स्टोमा की। स्टोमा में माइटोकॉन्ड्रिया में जो कैविटी थी उसको हम क्या कह रहे थे, कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट था उसको मैट्रिक्स कह रहे थे, जबकि यहाँ हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रोमा में पाया जाता है हैज अ नेकेड हिस्टोन फ्री सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड जीसी रिच डीएनए। कितना होता है सेल का, 5%। ठीक है, कितना होता है, 5%। आरएनए 2 to 3%, प्रोटीन्स 50 to 60%। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोटीन ही पाई जाती है, दैट्स वाई जो स्ट्रोमा का नेचर होता है वो कैसा होता है, प्रोटनेसियस होता है। स्ट्रोमा का नेचर कैसा होता है, प्रोटनेसियस होता है, क्योंकि प्रोटीन्स की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें पाई जा रही है। लिपिड कितना पाया जा रहा है, 25 to 30%। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है 2 to 3%। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है 5 to 10%। कैरोटीनॉइड्स 1 to 2%। विटामिन ई एंड के पाया जाता है। साइटोक्रोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिडो राइबोसोम्स। ढेर सारे मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड कोबाल्ट। एंड एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आपका होता है लाइट रिएक्शन, जिसको हिल रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा है आपका कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो 50% ऑफ द स्टोमा इज फिल्ड विद द रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा अर्थ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले एंजाइम्स रूबिस्को के बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस वजह से रूबिस्को टर्म रूबिस्को ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा मात्रा में अर्थ पे पाया जाता है। ये एक ऐसा प्रोटीन है, ठीक है, एंड फॉर्म 16% ऑफ द टोटल प्रोटीन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसका 16% रोबिस्को प्रोटीन होता है। 100% में आपका 16% क्या होता है, रोबिस्को होता है। यानी कि अर्थ पे पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, रोबिस्को। और क्लोरोप्लास्ट में जितने भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसमें इसका योगदान कितना होता है, 16%, यानी कि 16%। आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रोमा होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि हिस्टोन फ्री सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि जीसी रिच होता है, 5% होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है। दैट्स वाई इसमें प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। कैरोटीनॉइड्स पाए जा रहे हैं, विटामिन भी पाए जा रहे हैं, साइटोक्रोम पाए जा रहे हैं, एंड राइबोसोम। स्पेशली ऐसे राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिडियो राइबोसोम्स।
मिनरल्स पाए जा रहे हैं जो कि डिफरेंट रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं एज अ को फैक्टर, ठीक। और 50% जो स्ट्रोमा होता है वो फिल्ड होता है किससे, रोबिस्को एंजाइम से, जो टोटल एंजाइम्स का 16% होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। रोबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि अर्थ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। रोबिस्को इसको कहते हैं क्या, रिबुलोज बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा मात्रा में अर्थ पे पाया जा रहा है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पे, और ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, सेकेंड वाले पोर्शन यानी कि डार्क रिएक्शन में, ठीक है, किसमें, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा प्रोटीन या फिर एंजाइम, रोबिस्को, रिबुलोज बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। तो जो रोबिस्को एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, वो रोबिस्को कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, 8 लार्ज यानी कि एंड 8 स्मॉल सब यूनिट्स, यानी कि 16 सब यूनिट का बना होता है, जिसमें आपका 8 लार्ज होता है और 8 स्मॉल होता है, एंड 80 सल्फाइड्रल ग्रुप्स पाए जाते हैं, रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी, यानी कि रोबिस्को की मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए इसमें मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। और ये कंसिस्ट किससे होता है, किससे बना होता है, 16 सब यूनिट से, जिसमें 8 आपकी स्मॉल होती है, 8 लार्ज होती हैं, और सल्फाइड्रल ग्रुप्स भी पाया जाता है, कितना, 80। तो रोबिस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है लैमेलर सिस्टम की। A number of organized flattened membranous sac called thylakoid are present in the stroma, ठीक। A number of organized flattened membranous sac, मैं इसको बार बार इसलिए पढ़ रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट के केस में। थैलाक्वाइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, थैलाक्वाइड किस में पाया जा रहा है, स्ट्रोमा में पाया जा रहा है, ठीक। यानी कि लैमेलर सिस्टम कहाँ पे है प्रेजेंट, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। थैलाक्वाइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक अ पाइल्स ऑफ द कॉइन कॉल्ड ग्रेना, सिंगुलर में इसको क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे, और द intergranal thylakoids, ठीक। In addition there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the different grana, यानी कि जो थैलाक्वाइड होता है वो अरेंज्ड होता है इन अ स्टैक लाइक अ पाइल्स ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के ढेर के रूप में ये एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये कैसे दिखते हैं, पाइल्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। जब एक होता है, एक के नंबर में होता है तो उसको हम ग्रेनम कहते हैं, या फिर ग्रेना को हम क्या कहते हैं, इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड्स। इन एडिशन देयर आर अ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, और ये करते क्या है, कनेक्टिंग द डिफरेंट ग्रेना, ग्रेना को कनेक्ट करते हैं डिफरेंट ग्रेना को। थैलाक्वाइड इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक। The number of grana per chloroplast is a 40 to 100 and each grana has a 2 to 100 thylakoids. Two grana in a chloroplast are joined together by frit or stroma lamellae, ठीक। अब हम इसके बारे में स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। यस, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आपका डबल यूनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसमें डीएनए पाया जा रहा है
ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, जो कि कौन से होते हैं, 70S टाइप। ठीक, तो ये है आपका आउटर यूनिट मेम्ब्रेन, ये है आपका इनर यूनिट मेम्ब्रेन, इंटर प्लास्टिड space. This cavity is known as stroma. This is DNA. Osmophilic body. And ribosomes, especially 70S type DNA, circular and double stranded. ठीक, और इसमें आपका पाया जाता है थैलाक्वाइड। लैमेलर सिस्टम में आप थैलाक्वाइड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ठीक है। समटाइम्स ये थैलाक्वाइड सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तब इसको हम क्या कहते हैं, ग्रैनम। और जब ये एक थैलाक्वाइड जब इस तरीके के पाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तब इसको क्या कहते हैं, ग्रैना। ठीक है, तो जो ये ग्रैना थैलाक्वाइड है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। कैसा स्ट्रक्चर, सैक लाइक। ये कैसा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब ये एक दूसरे पे ऐसे अरेंज्ड होते हैं, तो ये आपको दिख रहे होंगे कि जो कॉइन होते हैं उसके ढेर के रूप में, लाइक पाइल्स ऑफ अ कॉइन। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं। ठीक, और ये ग्रैना एक दूसरे से अटैच होते हैं फ्रिट के थ्रू या फिर स्ट्रोमा लैमिली के थ्रू। ये जब ऐसे अटैच हो, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिली। ठीक, ये स्ट्रोमा लैमिली है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लैमिली के रूप में, या फिर इसको हम कहते हैं फ्रिट। क्या कहते हैं, फ्रिट कहते हैं। ठीक है, तो जो लैमेलर सिस्टम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका टोटल स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, मैंने नेम भी बता दिया कि कौन क्या है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसमें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में आप
आपका लिपिड रिच होता है, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन रिच होता है, स्ट्रोमा आपका प्रोटनेसियस होता है बिकॉज इसमें प्रोटीन की मात्रा 60 से 70% पाई जा रही है, ठीक है। और क्या पाया जा रहा है, 70s राइबोसोम पाए जा रहे हैं, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो कि हिस्टोन फ्री होता है, जस्ट लाइक अ प्रोकैरियोटिक डीएनए। इसका जो शेप कैसा होता है वो सर्कुलर होता है। इसमें थैलाकॉइड पाए जा रहे हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। इसी में आपके क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, थैलाकॉइड में ही क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं जो किसमें टेक पार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। किसमें, फोटोसिंथेसिस में। जो थैलाकॉइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है किसमें, क्लोरोफिल जो इसके अंदर पाया जा रहा है उसी में। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसके माध्यम से कंप्लीट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। इसके जो कैविटी, जो फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, क्लोरोप्लास्ट के केस में आप क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। तो आई होप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो थैलाकॉइड टर्म है वो किसने दिया था, मेनेके ने। किसने दिया, मेनेके ने। थैलाकॉइड टर्म किसने दिया, मेनेके ने। और जो आपका प्लास्टिड टर्म है वो किसने दिया था, सिम्पर ने। किसने, सिम्पर ने। The thylakoid is analogous to Christie of mitochondria as it is attached to inner membrane of the chloroplast and supposed as a third membrane in chloroplast. तो जो थैलाकॉइड होता है वो किससे रिजेंबल करता है, वो रिजेंबल करता है क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से, एज इट इज अटैच्ड टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये इनर मेम्ब्रेन के क्लोरोप्लास्ट से अटैच्ड होता है। एंड सपोज टू, ऐसा माना जाता है कि थर्ड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, ग्रेना इज एब्सेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो कहाँ, क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी। ग्रेना एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी, यानी कि जो ग्रेना होता है उसके क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेना एब्सेंट होता है, ठीक। जो ये स्ट्रक्चर होता है ये एब्सेंट होता है। दीज क्लोरोप्लास्ट इन विच थैलाकॉइड्स आर नॉट स्टैक्ड और कॉल्ड नॉन ग्रेनल और लैमेलर क्लोरोप्लास्ट, यानी कि केवल लैमेली के फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्टैक्ड नहीं होते हैं। जो थैलाकॉइड होता है वो स्टैक्ड नहीं होता है। जो मैंने आपको बताया था कि लाइक पाइल्स ऑफ अ कॉइन, यानी कि कॉइन की ढेर के रूप में ये स्टैक नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रेना आपका एल्गी में नहीं पाया जाता है। जो थैलाकॉइड होता है वो ग्रेना के रूप में नहीं पाए जाते हैं, वो किसके रूप में पाए जाते हैं, लैमेला के रूप में पाए जाते हैं। दैट्स वाई नॉन ग्रेनल और लैमेलर क्लोरोप्लास्ट हम कहते हैं एल्गी में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट को। थर्ड पॉइंट है आपका, क्लोरोप्लास्ट never arise de novo. They develop from colorless proplastid present in the meristematic cell. मेरिस्टमेटिक सेल में पाए जाने वाले प्रोप्लास्टिड
यानी कि इसका जो प्रिकर्सर प्रोप्लास्टिड होता है उससे ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, जनरेट होते हैं, अराइज डी नोवो, यानी कि ये डी नोवो की प्रक्रिया के द्वारा कभी भी अराइज नहीं होते हैं। इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थैलाकॉइड आर स्कैटर्ड, यानी कि बिखरे पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म में। एंड आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। इसको हम तब क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं कहते हैं। इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थैलाकॉइड आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी कि किसके फॉर्म में होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक क्लोरोप्लास्ट नामक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? तब क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है। विच हैव अ क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलीन्स इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में क्रोमेटोफोर को हम क्या कह रहे हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। एंड जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसमें, उसके केस में हम क्या कहते हैं? फाइकोबिलीन्स। ठीक, जो क्लोरोफिल which have a chlorophyll A and phycobilins in blue green algae and bacteriochlorophyll and bacterioviridin in bacteria के केस में। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में थैलाकॉइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर कहते हैं। ठीक है। ग्रैना इज एब्सेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी। ग्रैना क्लोरोप्लास्ट के एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में एब्सेंट होता है। दोज क्लोरोप्लास्ट इन विच थैलाकॉइड आर नॉट स्टैक्ड कॉल्ड ग्रैनल, एग्रैनल और नॉन ग्रैनल और लैमेलर क्लोरोप्लास्ट। इन C4 प्लांट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन C4 प्लांट, ये पॉइंट 2 बार टाइप हो गया है। इन C4 प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट आर 2 टाइप्स। मैंने डाइमॉर्फिज्म में आपको बताया था कि कैसे क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म शो करता है, तो ये हम बात कर रहे थे C4 प्लांट्स की। नॉन ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट यानी कि एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इन बंडल सी सेल में, विच इज, इसमें जो एंजाइम होते हैं वो किसमें टेक पार्ट करते हैं? कैल्विन साइकिल में, जो कि स्ट्रोमा में होता है। कौन सा एनाटॉमी शो करता है? क्रांच। एंड द ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल विथ एंजाइम ऑफ हैसलैक साइकिल इन स्ट्रोमा। तो जब हम फिजियोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम बहुत ही डिटेल में इन सब के बारे में, कैल्विन साइकिल के बारे में, हैसलैक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम क्रांच एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेल विद इन सेल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस पॉइंट के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल लिविंग सिम्बियोटिकली, दैट्स वाई ये हम इसको क्या कहते हैं? इंडो सिम्बियोटिक पैटर्न ये शो करता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। DNA which is present in chloroplast is called as a plastidome। इसमें डबल O टाइप हो गया है, सॉरी फॉर दैट। दिस टर्म वाज गिवन बाय डैनजोर्ड, यानी कि डैनग्रीड ने इसको दिया था। आप कैसे भी इन साइंटिस्ट का नाम प्रोनाउंस करिए जैसे आपको सुटेबल लगे और जैसे आपको लर्न हो। ठीक है। DNA which present in chloroplast is called क्या कहते हैं? प्लास्टिडियम कहते हैं। दिस टर्म वाज गिवन बाय डैनजोर्ड यानी डैनग्रीड। Anthocyanin, next point in anthocyanin pigments are water soluble and found in a cell sap of vacuoles। vacuoles के cell sap में anthocyanin pigment होता है और ये water soluble, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये water soluble होता है कि fat soluble होता है? तो ये water soluble होता है। फॉर एग्जाम्पल बिटोनिन, जो कि बीट रूट में पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वांटासोम के बारे में। जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम क्वांटासोम पॉइंट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्वांटासोम। पार्क एंड बिगिंस एक ऐसे दो साइंटिस्ट थे डिस्कवर द क्वांटासोम इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। जो थैलाकॉइड है उसके इनर मेम्ब्रेन में क्वांटासोम पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? क्वांटासोम की जो साइज होती है 180 इंटू 150 इंटू 100 एंगस्ट्रॉम होती है और ये फंक्शनल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट की एंड इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। ईच क्वांटासोम हैज अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, दैट इज 160 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल 70 होता है आपका एंड 50 कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। तो क्वांटासोम क्या होता है? जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी,
ईच क्वांटासोम हैज अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्वांटासोम किसके बने होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बने होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं, जिसमें ही आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कौन सा? ए एंड बी। जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट के केस पे इनका जो रेशियो पाया जाता है 160 टू 70 होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी का। और कैरोटीनॉइड्स कितने नंबर में होते हैं? 50 नंबर में। तो क्वांटासोम टर्म किसने दिया था? पार्क एंड बिगिंस ने इसको डिस्कवर्ड किया था, क्वांटासोम को। कहाँ पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थैलाक्वाइड में प्रेजेंट होते हैं। वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? क्वांटासोम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो क्वांटासोम की साइज मैंने आपको डिस्कस करी। ये फंक्शनल यूनिट है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। एंड फोटोसिंथेटिक यूनिट है। ठीक है, ये किससे कंसिस्ट होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इन हायर प्लांट्स। एंड इसमें 50 कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि जो क्वांटासोम था वो किससे बना था? क्लोरोफिल से। तो उसी पिगमेंट्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल के अलावा और कौन से पिगमेंट होते हैं जिनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कह सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स: क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल के बारे में। तो जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के। ए बी सी डी एंड ई। 5 टाइप के आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। ए बी सी डी ई। ए आपका यूनिवर्सल पिगमेंट है जो कि सभी के इसमें सब में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। ठीक। क्लोरोफिल ए इज अ प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट हो एंड यूकैरियोट हो, ये सभी में प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इन हायर प्लांट्स क्लोरोफिल ए इज मोर इन नंबर देन क्लोरोफिल बी। अभी मैंने इसका रेशियो डिस्कस किया था। तो क्लोरोफिल ए ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं इन रिस्पेक्ट टू बी। क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी और यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक। बाकी सब एसेसरी होते हैं। कैसे होते हैं? एसेसरी। वाइल अदर्स आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी को, एंड हैंड ओवर दिस एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए थ्रू द रेजोनेंस। मेन जो फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का वो किस पिगमेंट के द्वारा होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। बाकी जो क्लोरोफिल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट। क्लोरोफिल ए को हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दिस इज द मेन पिगमेंट विच टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस एंड अदर आर द एसेसरी पिगमेंट। ये पिगमेंट करते क्या है? ये डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद ये एनर्जी ये हैंड ओवर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को। किस प्रोसेस के थ्रू? रेजोनेंस की। तो जो एक्टिव होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। आगे क्लोरोफिल सी इज फाउंड इन द डायटम्स एंड वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पे क्लोरोफिल सी डी एंड ई पाया जाएगा वहां पर क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाएगा। ठीक है। क्लोरोफिल सी डायटम्स और ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में पाया जाता है एंड क्लोरोफिल ई येलो ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है? अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज अ टेट्रापायोलर हाइड्रोफिलिक पोरफायरिन हेड इसके पास होता है एंड हाइड्रोफोबिक फाइटोल टेल। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो किससे बना होता है? टेट्रापाइलोरर। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। टेट्रापाइलोरर हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लिविंग पोरफायरिन हेड, जो कैसा होता है? 15 इंटू 15 एंगस्ट्रॉन एंड हाइड्रोफोबिक फाइटोल टेल होता है जो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। हेड हैज अ बाइवेलेंट मैग्नीशियम इन द सेंटर। ठीक है। इन पोरफायरिन हेड 4 पायरोल रिंग्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय मीथेन ब्रिज। मीथेन के ब्रिज के द्वारा ये पायरोल रिंग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। ठीक है। द स्केलेटन each pyrrole ring is made up of 5 atoms. The four atom is a carbon and the 1 atom is a nitrogen. Phytol tail जो होता है उस पे
एट कार्बन नंबर 7 पोजीशन पे 4th पायरोल रिंग में क्लोरोफिल ए हैज अ मेथिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3 पोजीशन पे एंड सेकेंड पायरोल रिंग वाइल क्लोरोफिल ए हैज अ, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। जो क्लोरोफिल ए होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेथिल प्रेजेंट होता है, यानी एंड जो क्लोरोफिल बी होता है वो CHO उसमें पाया जाता है एट कार्बन नंबर 3। सेकेंड पायरोल रिंग जो होता है उसके कार्बन नंबर 3 पे ए में आपका मेथिल पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल बी में CHO पाया जाता है। ओके, इसी वजह से हम इसको क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल बी से डिफर कर सकते हैं। क्लोरोफिल ए इन लैकिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 each at a 7th and 8th position of कार्बन के एटम्स ऑफ अ 4th पायरोल रिंग। चौथा जो पायरोल रिंग होता है उसके 7th और 8th कार्बन पे हाइड्रोजन की लैकिंग होती है, कमी होती है। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो टेट्रा यानी कि 4 पाइलोरल हाइड्रोफिलिक पोरफायरिन हेड होता है और हाइड्रोफोबिक फाइटोल टेल होता है। हेड हैज अ बाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन इन द सेंटर। पोरफायरिन सेंटर में पाया जाता है मैग्नीशियम आयन। इन पोरफायरिन हेड 4 पायरोल रिंग्स आर ज्वाइंड टुगेदर। इन पोरफायरिन हेड 4 पायरोल रिंग्स आर ज्वाइंड टुगेदर मीथेन ब्रिज के द्वारा। ठीक, द स्केलेटन ऑफ ईच पायरोल रिंग इज मेड अप ऑफ 5 एटम्स, जिसमें आपका 4 कार्बन होता है एंड 1 नाइट्रोजन होता है। फाइटोल टेल, जो फाइटोल टेल होता है वो कैसे अटैच होता है, कार्बन नंबर 7 पे 4th पायरोल का जो कार्बन नंबर 7 होता है उससे टेल अटैच्ड होता है, किससे सॉरी, पोरफायरिन हेड से। कहाँ पे, मैंने बताया कि 4 पायरोल रिंग पाया जाता है जिसके 7th कार्बन से आपका टेल अटैच्ड होता है हेड से। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए हैज अ मेथिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3, जबकि क्लोरोफिल बी होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप लेता है CHO। ठीक, एट कार्बन नंबर 3 कहाँ पे, सेकेंड पायरोल रिंग की। सेकेंड पायरोल रिंग के 3rd कार्बन पे क्लोरोफिल ए के केस में आपका मेथिल पाया जाता है, क्लोरोफिल बी के केस में आपका CHO पाया जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं कि क्लोरोफिल ए एंड बी कैसे डिफर है एक दूसरे से। पहले तो मेथिल और CHO के पोजीशन की वजह से डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें 2 हाइड्रोजन की कमी होती है। किसमें कमी होती है, क्लोरोफिल ए में 7th पोजीशन और 8th पोजीशन के कार्बन पर चौथे रिंग पर, पायरोल रिंग जो होता है, चौथा जो पायरोल रिंग होता है उसके 7th और 8th कार्बन के पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया क्लोरोफिल के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बात करते हैं कैरोटेनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस के बारे में। ये दोनों भी आपके पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल्स के अलावा। तो दे आर कैरोटेनॉइड्स, दे आर फाउंड इन अ बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, यानी कि दोनों ही में पाए जा रहे हैं। दे डू नॉट हैव अ फाइटोल टेल, इसमें फाइटोल टेल नहीं पाया जा रहा है। क्लोरोफिल में आपने देखा था कि फाइटोल टेल पाया जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं, कैरोटेनॉइड के केस में नहीं पाया जा रहा है। दे डू नॉट हैव फाइटोल टेल। कैरोटेनॉइड्स आर अ 2 टाइप्स, केराटिन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटेनॉइड्स एंड क्लोरोफिल आर फैट सॉल्युबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ये फैट सॉल्युबल होते हैं। कैरोटेनॉइड्स आर सील्ड पिगमेंट। व्हाई वी कॉल्ड इट सील्ड पिगमेंट, बिकॉज इट प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से ये क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग लाइट से, ऑक्सीजन से। ठीक है, एंड मेक्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कॉन्स्पिक्यूअस टू एनिमल्स फॉर पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल। ठीक है, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था। तो कैरोटेनॉइड 2 टाइप के होते हैं, केराटिन एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है, जिसमें कैरेटीन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अट्रैक्टिव कलर इम्पार्ट करने में फ्रूट एंड पेटल्स को, फ्लावर्स को। तो कैरेटीन एंड ज़ैंथोफिल ये क्या है, ये दोनों ही कैरोटेनॉइड्स होते हैं।
अब थर्ड है आपका फाइकोबिलिन्स। दीज आर वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ 4 पायरोल रिंग्स एंड लैक्स मैग्नीशियम एंड फाइटोल टेल। कैरोटीनॉइड के केस में टेल आपका एब्सेंट था, जबकि फाइकोबिलिन्स में टेल एंड मैग्नीशियम दोनों ही एब्सेंट होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो फाइकोबिलिन्स आर ब्लू कलर्ड फाइकोसाइनिन, फॉर एग्जांपल ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, एंड रेड कलर्ड फाइकोएरिथ्रिन फाउंड इन अ रेड एल्गी। ठीक है, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर एल्गी में पाए जाते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में, एंड फाइकोएरिथ्रिन किस में पाया जा रहा है? रेड एल्गी में। फाइकोबिलिन्स दो टाइप के मैंने बताए, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। ठीक, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? इन यूकैरियोट्स यानी कि प्लांट्स में। अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। क्लोरोप्लास्ट इज अ नेचुरल मशीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज शुगर, स्टार्च। वो जो शुगर और स्टार्च होता है वो फूड के रूप में स्टोर हो जाता है प्लांट्स में, जो कि किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? ऑल लिविंग बींग्स के द्वारा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब CO2 and CO2 from the environment and release oxygen, which is used in cellular respiration by all living beings. Thus, it maintains the balance of CO2 and O2 in the environment. तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस में आपका CO2, H2O in the presence of sunlight, क्लोरोफिल, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, और ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारी ATP, और आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसका जो बाय प्रोडक्ट्स होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ठीक, और ये क्या है? एक नेचुरल मशीन है जो क्या करती है? एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती है, जस्ट लाइक अ शुगर एंड स्टार्च, विच प्रोवाइड फूड नॉट ओनली फॉर प्लांट बट ऑल्सो फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जितने लिविंग बींग्स होते हैं सबके लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब CO2। CO2 को एटमॉस्फेयर से ये लेता है और रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, विच इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन बाय ऑल लिविंग बींग्स। दस इट मेंटेन द बैलेंस। ये एटमॉस्फेयर में CO2 अर्नड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कोई बैलेंस को ये मेंटेन करता है। हियर वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया विच जो कि छूट गए हैं डिस्कशन के दौरान। तो क्लोरोफिल ए होता है, जो क्लोरोफिल होता है उसका फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं बता देती हूँ आपको। ये फॉर्मूला आपको कैसे लर्न होंगे, ये आपको रटना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो रटनी पड़ती हैं स्टडीज़ में, तो ये आपको रटना पड़ेगा। वैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के ही पूछे जाते हैं, सी और डी और ई के नहीं। ई का तो फॉर्मूला ही अभी नहीं पता चला है, और ये 4 फॉर्मूले आपको पता चले हैं, और ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्लोरोफिल बी और ए के बारे में ही पूछा जाता है। सॉरी, ये है आपका फॉर्मूला। और कैरोटीनॉइड्स मैंने आपको बताया था, कैरोटीनॉइड्स दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, जिसका फॉर्मूला है आपका एंड ये तो आपको लर्न हो जाएगा, बिकॉज इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है। ये ऑक्सीजनेटेड होता है ज़ैंथोफिल, और केराटिन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो इसमें 40 कार्बन एंड हाइड्रोजन 56 होते हैं। बस आपको ज़ैंथोफिल में ऐड कर देना है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ सारे लर्न कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है,
एक पॉइंट और था जो मैंने आपको बताया था, सिम्पर ने 1805 में, सॉरी 1885 में फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या वर्ड यूज किया था, प्लास्टिड। प्लास्टिड वर्ड का इन्होंने, यानी कि प्लास्टिड टर्म का यूज सबसे पहले किसने किया था, सिम्पर ने 1885 में। ठीक, ये पॉइंट हो गया। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन पाए जाते हैं इसमें। 6CO2 एस्टल, ये आपका एनर्जी आता है, सन की तरफ से लाइट आता है, और क्लोरोफिल आपका बाय प्रोडक्ट जो बनता है वो मैं नीचे लिख दे रही हूँ, C6H12O6, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम कह सकते हैं शुगर, एंड ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। जो CO2 होता है वो किस में टेक पार्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर को बनाने में, और जो ऑक्सीजन होता है वो किस में टेक पार्ट करता है, H2O का जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। ठीक है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कहाँ से आती है, वाटर से आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, तो ये कहाँ से आती है, वाटर से। और जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन ये कहाँ आपका पाया जाता है, ग्रेना में। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में, यानी कि यहाँ जिससे जो ATP बनती है वो यहाँ पे यूज हो जाती है डार्क रिएक्शन में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में। ठीक है, और ये डार्क रिएक्शन को हम कहते क्या हैं, केल्विन साइकिल के थ्रू ये कंप्लीट होता है। इसको हम कहते हैं हिल रिएक्शंस। ठीक है, और ये कहाँ होता है, थैलाकॉइड यानी कि ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें क्या यूज हो जाता है आपका, CO2, इसमें यूज होता है आपका वाटर, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है, और यहाँ पे आपका होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। एंड वन अदर पॉइंट इज ऑल्सो, उसको अभी नहीं डिस्कस करते हैं, उसको फिर कभी जब क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तब करेंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में आपने, क्लोरोप्लास्ट के पॉइंट्स के बारे में आपने जाना, समझा, उसका स्ट्रक्चर समझा, उसका फंक्शन समझा, डिफरेंट प्लास्टिक के बारे में आपने जाना, और उनके फंक्शन के बारे में जाना। ठीक है, आई होप आज का आपका वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी भी था। बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से पुट अप होंगे एग्ज़ाम में। सो आज के लिए बस इतना ही। बायोलॉजी से कनेक्ट रहिए, बायोलॉजी को इजी बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ ढूंढते रहिए, और अपनी पढ़ाई को खूब सारा इंजॉय करिए। सो टेक केयर, बाय।